आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो हम कर रहे थे चैप्टर 5th जो है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड जियोमेट्री। तो जो यूक्लिड की जो जियोमेट्री है वो सब हमने डिस्कस किया। उसकी जो थ्योरी थी वो हमने डिस्कस की, राइट। तो थ्योरी में हमने देखा था कि जो यूक्लिड है, यूक्लिड ने कुछ डेफिनेशंस दी थी और कुछ डायमेंशंस के बारे में बताया था। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशंस, यूक्लिड डेफिनेशन एंड यूक्लिड डायमेंशंस को हमने स्टडी किया। उसके बाद में आता है यूक्लिड ने कुछ एक्सियम्स दिए थे, ठीक है। तो हमने 7 एक्सियम्स पढ़े थे। ये उनको नेम दिया गया था यूक्लिड्स एक्सियम्स और वो थे हमारे 7 के 7 हमने बहुत अच्छे से डिटेल में विद सम एग्जांपल्स हमने अच्छे से पढ़े हैं। और उसके बाद में आए थे यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स, यूक्लिड्स पोस्टुलेट। तो वो 5 पोस्टुलेट्स थे, वो भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। तो आई होप कि मैंने आपको थ्योरी है वो बहुत कंसेप्चुअली बहुत अच्छे से समझा दी है। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और आज की क्लास में हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। एग्जाम्पल्स हमने कर लिए, थ्योरी हमने कर लिया और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1, राइट। तो थ्योरी मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगी यहाँ पे। अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो आज की क्लास में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यस, which of the following statements are true and which are false? Give reasons for your answers. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। हमें चेक करना है कौन सा फॉल्स है कौन सा ट्रू है और उनके लिए हमें रीजन भी बताना है, राइट। तो सबसे पहला हमारा आता है, only one line can pass through a single point. No, it's false. ये false है, false। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर एक ये दिया हुआ पॉइंट है, इस पॉइंट में से अगर आप देखोगे तो कितनी ही लाइनें पास हो सकती हैं, इनफाइनाइट लाइंस इसमें से पास हो सकती हैं, राइट। एवरीबॉडी नो कि इनफाइनाइट लाइंस कैन बी पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, there are an infinite number of lines which pass through two distinct point. No, it's also false. क्यों? Because आप सभी को पता है कि अगर हमारे पास कोई भी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, मान लो एक है आपका पॉइंट ए और दूसरा है आपके पास पॉइंट बी, आप इसमें से कोई भी लाइन पास करके देखो, अगर जो इन दोनों में से पास होगी, जो इन दोनों में से पास होगी वो तो सिर्फ एक ही लाइन होगी, वो तो क्या होगी, सेम लाइन होगी, एक ही लाइन होगी। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ ओनली एंड ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू, ठीक है। तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या बोलता है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड। यस, दिस इज ट्रू। ये हमारा ट्रू है क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई सेगमेंट है, राइट, अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है ए एंड बी, राइट, और अगर हम चाहें तो इस लाइन सेगमेंट को हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली एक ऐसी हम लाइंस के लिए इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट। तो ये वाला जो हमारा थर्ड है, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारा ट्रू होगा। उसके बाद में आता है फोर्थ वाला, इफ 2 सर्किल्स आर इक्वल देन देयर रेडी आर इक्वल्स। यस, ये भी ट्रू है हमारा, ये भी क्या है, ट्रू है। बिकॉज आपको पता है कि अगर 2 सर्किल इक्वल हैं, सर्किल इक्वल होने का मतलब क्या है कि अगर 2 सर्किल इक्वल हैं, इट मीन्स उनका जो डायमीटर है और जो उनका सर्कमफेरेंस है वो क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। मीन्स अगर आपके पास अगर ये कोई सर्किल है, दूसरा सर्किल भी इसी के ऊपर है, तो इनका जो डायमीटर है और जो इनका सर्कमफेरेंस है, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। तो अगर दो सर्किल कोइंसाइड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसकी सभी चीजें, सभी फैक्टर्स जो उसके होते हैं वो इक्वल होते हैं, चाहे वो रेडी हो, चाहे वो उसकी रेडियस हो, चाहे वो उसका डायमीटर हो, चाहे उसका सर्कमफेरेंस हो, सभी चीजें इक्वल होते हैं। तो अगर कोई सर्किल के डायमीटर, उसका सर्कमफेरेंस कोइंसाइड कर रहा है, देन देयर रेडियस इज आल्सो इक्वल, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा।
मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी जो रीजन है वो आप अपनी लैंग्वेज में उसको कैसे एक्सप्लेन करना है मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। उसके बाद में जो रीजन है वो रीजन आप अपनी तरफ से एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। इसी क्वेश्चन का फिफ्थ वाला बचा हुआ है। फिफ्थ वाले में क्या दिया हुआ है देखो, इन फिगर, ये वाला हमारा फिगर दिया हुआ है। इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, जो ए बी जो लाइन है, जो हमारा एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है ए बी, तो जो ए बी है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के, राइट। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, और जो पी क्यू है दैट इज इक्वल टू एक्स वाई। ये दोनों लाइन सेगमेंट इक्वल हैं, इसका क्या मीनिंग है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, इस इट मीन्स ये जो लाइन सेगमेंट है, क्योंकि लाइन सेगमेंट के तो सिर्फ एक ही डायमेंशन होती है और वो होती है उसकी लेंथ। तो अगर हमने ये बोला कि लाइन सेगमेंट ए एंड लाइन सेगमेंट पी क्यू दे बोथ आर इक्वल, इट मीन्स देयर लेंथ इज इक्वल, राइट। तो जो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, और दूसरा क्या है, पी क्यू की जो लेंथ है वही लेंथ हमारी एक्स वाई की है, बिकॉज ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारे पास इक्लुइड का फर्स्ट जो एक्सियम है वो आता है, उसने क्या कहा था, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यही बोला था इसने, राइट। तो जो चीजें जैसे ए बी पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू क्या है, एक्स वाई के इक्वल है, तो डेफिनेटली ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियम, राइट। और अगर आप चाहो तो आप इसको किसी एग्जाम्पल से भी शो कर सकते हो, एग्जाम्पल से बता सकते हो कि अगर आप लोगों ने एज्यूम कर लिया कि ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, राइट। ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो इसको। अगर ए बी 10 सेंटीमीटर है और दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, इट मीन्स पी क्यू इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर, राइट। तो अब दूसरा क्या दिया हुआ है, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, पी क्यू हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो हमारा एक्स वाई भी क्या होगा, एक्स वाई भी 10 सेंटीमीटर होगा, राइट। जब तीनों ही इक्वल हैं तो क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, ओके। और दूसरा आप अगर आप लोगों को यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देनी है, जस्ट आपको थ्योरी से आप इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो आप साथ में ये वाला स्टेटमेंट भी दे सकते हैं कि यूक्लिड का जो फर्स्ट एक्सियम है उसके अकॉर्डिंग जब दो चीजें आपस में इक्वल होती हैं तो वो देखो, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स दैट आर इक्वल टू वन अनदर, ओके। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो हमारा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंथी भी है, इसको थोड़ा हम डिटेल में कर लेते हैं। थोड़ा सा लेंथी है आपका ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है। इसमें देखो क्वेश्चन क्या है, हम पहले पढ़ लेते हैं। गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, जो नीचे जो टर्म्स दी हुई हैं, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्किल एंड स्क्वायर, इन सब के लिए हमें क्या देनी है, इनकी डेफिनेशन देनी है, ओके। वैसे आप लोग जानते हो ये सब क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस भी आप जानते हो, परपेंडिकुलर लाइंस भी जानते हो, लाइन सेगमेंट भी जानते हो, रेडियस ऑफ सर्किल क्या होता है वो भी आप जानते हो, और स्क्वायर भी जानते हो, ठीक है। तो इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। अगर हम इनकी डेफिनेशन देते हैं तो उससे पहले कोई ऐसी टर्म है क्या जिसको हमें डिफाइन करने की जरूरत है, देन यस वी हैव टू डिफाइन, यस। तो इसने देखो कितने सारे क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो इसने ये बोला है कि इन सभी की हमें डेफिनेशन बतानी है, ओके, हम इनकी डेफिनेशन बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन इसने किया है कि यहाँ पे कोई और टर्म्स भी हैं क्या जिनको हमें डिफाइन करने की जरूरत है, देन उसका आंसर भी हम डिटेल में देंगे कि यस कुछ यहाँ पे टर्म्स हैं जिनको हमें डिफाइन करने की जरूरत है, वो मैंने लिस्ट आउट किया, मैं आपको अभी बताती हूँ। What are they and how might you define them? तो वो कौन सी टर्म है जिनको आप डिफाइन करना चाहते हो और कैसे डिफाइन करोगे, राइट। तो सबसे पहले जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसका आंसर देते हैं हम। Yes, we have to define some terms before defining these all terms, these all 5 terms. We have to define some other terms. वो कौन कौन सी टर्म है, जैसे एक तो रे है,
स्ट्रेट लाइन एंड पॉइंट, इन तीनों को ही हमें डिफाइन करने की जरूरत है। तो वैसे देखो आप सब लोग जानते हो कि रे क्या होती है। रे क्या होती है? जो एक साइड से टर्मिनेट हो और दूसरी किसी भी एक डायरेक्शन के अंदर, यही तो हमारी रे होती है। किसी एक डायरेक्शन में तो ये क्या होगी? टर्मिनेट होगी, और ये सिर्फ एक डायरेक्शन में, जो दूसरी डायरेक्शन है उसमें इनफाइनाइट की तरफ बढ़ेगी, वही तो हमारी रे होती है। ये रे ऐसे भी हो सकती है और ये रे ऐसे भी हो सकती है। जैसे आप एग्जांपल में ले लो, ये क्या है? एक रे ही तो है, एक साइड में एरो होता है और एक साइड में डॉट होता है, उसी को तो हम रे बोलते हैं। तो रे के लिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन क्या दी है, आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्टली यही लिखना है। आपको मैंने बताया कि रे क्या होती है, बाकी उसकी जो डेफिनेशन है आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सेम यही लिखना है। फिर भी मैंने जो डेफिनेशन लिखी है वो आप देख सकते हो। अ पार्ट ऑफ ए लाइन which start at a point, here is A, and goes off in a particular direction, right? Goes off in a particular direction to infinity, possibly through a second point. जो कोई सेकंड पॉइंट है हमारा, वहां पे उसके थ्रू पास हो रही है, ठीक है। तो ये मैंने बोला है रे के लिए, रे की डेफिनेशन दी है मैंने। उसके बाद में आता है स्ट्रेट लाइन, राइट? हमें क्या देनी है? एक स्ट्रेट लाइन देनी है। तो स्ट्रेट लाइन हमारी क्या होती है? यही तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन होती है, राइट? स्ट्रेट लाइन की मैंने डेफिनेशन क्या दी है? द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट अ लाइन इज दैट इट शुड बी स्ट्रेट। स्ट्रेट लाइन है, इट मींस बेसिक क्या होगा इसका कि ये स्ट्रेट होनी चाहिए। मेरी स्ट्रेट है कि नहीं? आप देखो, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन क्या होनी चाहिए? सबसे पहला उसका है कि वो स्ट्रेट होनी चाहिए, एंड इट कैन बी एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ द डायरेक्शन। इसको हम दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट? इसीलिए मैंने क्या किया है, जो स्ट्रेट जो लाइन जो होती है ना, उसके दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट साइड में हमेशा एरो होता है। जहां पे भी लाइन में एरो दिखाई दे, इसका मतलब है कि आप उसको उस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हो। अगर किसी डायरेक्शन में पॉइंट दिखाई दे, इट मीन्स वो वहां पे टर्मिनेट हो गई है, उसके आगे वो एक्सटेंड नहीं होगी, राइट? तो स्ट्रेट लाइन में क्या होगा? दोनों साइड में एरो होगा, और जो रे है उसमें एक साइड में एरो होगा। और अगर आपका आ जाता है लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? ए लाइन दैट हैज ए पर्टिकुलर लेंथ, राइट? उसमें क्या होगा? उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होगी, तो उसमें इसीलिए दोनों साइड में क्या होगा? पॉइंट होगा, दोनों साइड में पॉइंट होगा। यस, ये इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। राइट? इसमें जैसे पर्टिकुलर इसकी लेंथ होती है, जैसे मैंने बोला 10 सेंटीमीटर, तो इसकी लाइन सेगमेंट की पर्टिकुलर लेंथ डिफाइन होती है। रे की हम लेंथ डिफाइन नहीं करेंगे, स्ट्रेट लाइन की हम लेंथ डिफाइन नहीं करेंगे। जो लेंथ डिफाइन होगी वो एक लाइन सेगमेंट की होगी, राइट? नेक्स्ट आता है पॉइंट। A small dot made by a sharp pencil on a sheet paper give an idea about a point. A point has no dimension. आप सिर्फ ये लिख सकते हो, a point has no dimension, it has only a position. इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इसकी जस्ट एक पोजीशन होती है, राइट? हमने डायमेंशन में पढ़ा था कि पॉइंट की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है? 0 डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं होती इसकी जस्ट क्या होती है? इसकी एक पोजीशन होती है। तो पॉइंट के डेफिनेशन में आप जस्ट इतना भी लिख सकते हो, राइट? उसके बाद में आता है दूसरा, एक और मैंने टर्म डिफाइन की है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो क्या होगा? देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर कोई ये लाइन है, राइट, और ये यहाँ पे एक पॉइंट है, इससे इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब है कि यहां से स्ट्रेट लाइन, मीन्स लाइन के ऊपर जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल हमारा कितना बनना चाहिए? 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। फिर जो ये वाली जो लेंथ होती है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, इसके लिए क्या बोला है? डेफिनेशन मैंने क्या दी है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। देखो अगर इस पॉइंट, ये पॉइंट यहां पे है और अगर ये लाइन यहां पे है, अगर मैं इस पॉइंट से यहां पे जाऊंगी तो भी डिस्टेंस इस वाली डिस्टेंस से ज्यादा होगी। यहां से इस पॉइंट से अगर मैं इधर जाऊंगी तब भी डिस्टेंस ज्यादा होगी।
इस पॉइंट और लाइन के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस कौन सी होती है, जब ये 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनाएगी उसी टाइम पे इन दोनों के बीच में स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगी। अदरवाइज इसके बाद में आप किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो वो डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस से हमेशा ज्यादा होगी। तो आप ये भी बोल सकते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे हम क्या डिफाइन करेंगे, देखो इसमें जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन पूछा हुआ था उसका आंसर हमने दे दिया है। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू डिफाइन फर्स्ट, यस कुछ टर्म्स हैं जिनको हमने डिफाइन कर दिया है। व्हाट आर दे हमने बता दिया, एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम हमने उनको डिफाइन भी कर दिया। अब हम आते हैं फर्स्ट वाले पे, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। ये वाली जो टर्म्स हैं इनको हमें डेफिनेशन देनी है, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट वाले स्लाइड पे चलते हैं, वहां पे इनकी डेफिनेशन देते हैं। सबसे पहले आता है पैरेलल लाइंस। देखो आप सभी को पता होगा कि पैरेलल लाइंस क्या होती है, एक बार मैं दोबारा बताती हूँ। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, मान लो एक लाइन है स्ट्रेट लाइन, दूसरी भी हमारी स्ट्रेट लाइन है। अगर उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, मान लो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, डी डिस्टेंस है। ये एक लाइन है ए बी और ये दूसरी लाइन है सी डी। तो ए बी और सी डी, ये जो लाइन कौन सी होगी, ए बी लाइन, और ये हो गई हमारी सी डी लाइन। तो ए बी लाइन और सी डी लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहेगी पैरेलल लाइंस में। अगर ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो इसको आप राइट साइड में भी कितना एक्सटेंड कर दो, लेफ्ट साइड में भी कितना भी एक्सटेंड कर दो, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट ऑलवेज रिमेन्स सेम, दैट इज डी। तो इसीलिए मैंने उसकी डेफिनेशन तीन अलग अलग उसमें वर्ड्स में मैंने इसकी डेफिनेशन दी है, आप देख सकते हो। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई ना, एक पॉइंट यहाँ पे लिया, यहाँ पे किया, ये 90 डिग्री बना रहा है। अगर ये पॉइंट है, इससे इस लाइन के डिस्टेंस निकालूं तो ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस is always constant, then these are called parallel lines। तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। दूसरी डेफिनेशन क्या दी है मैंने, if the length of the common perpendicular at a different point on the lines are same। अगर आप कहीं पे भी आप देखोगे, राइट, कहीं पे भी देखोगे तो ये डिस्टेंस सेम मिलेगी, on the line are same, then these lines are called parallel lines। एक और डेफिनेशन दी है, in other words द लाइन विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो आपको पता है कि अगर दो लाइन है, अगर दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं तो दे नेवर मीट और यू कैन से दैट दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर वो दोनों पैरेलल हैं तो सिर्फ एक ही कंडीशन में वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, अगर वो पैरेलल है तो। अगर दोनों लाइनें पैरेलल नहीं हैं तो डेफिनेटली किसी एक डायरेक्शन में वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी एट वन पॉइंट पे दोनों जो लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी डेफिनेटली, ठीक है। तो इसलिए इसकी थर्ड डेफिनेशन क्या दी, द लाइन विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ओके, तो ये हो गई हमारी पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन को सिंबल्स में कैसे लिखते हैं, जैसे ए बी है, ये ए बी लाइन है और दूसरी लाइन कौन सी है, सी डी, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल लाइंस को हमेशा कैसे लिखते हैं, ऐसे दो बराबर लाइन वर्टिकली ड्रॉ करते हैं, दो लाइन को हम वर्टिकली ड्रॉ करते हैं। इसका मीनिंग होता है दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। तो ये जो सिंबल होता है ना, ये किसका सिंबल होता है, ये होता है पैरेलल लाइंस का, राइट। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारी परपेंडिकुलर लाइंस। देखो परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं, मान लो एक लाइन आपकी है ये वाली, मान लो एक लाइन है आपकी ये, राइट, और दूसरी लाइन है आपकी ये, दूसरी लाइन आपकी क्या है, ये वाली।
और अगर यहाँ पे एंगल देखें, यहाँ पे एंगल देखें तो ये एंगल कितना है अपना 90 डिग्री। और आप इसको नीचे तक भी ड्रॉ कर सकते हो, राइट। अगर ये नीचे भी आ रही है हमारी लाइन, तो ये जो है यहाँ पे ये जो एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वहां पे कितने का एंगल बना रही है 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, मतलब दोनों लाइनें, जो एक है हमारी ए बी ये वाली और दूसरी है ये वाली सी डी, तो ए बी और सी डी लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट ओ के ऊपर, तो उस ओ के ऊपर जो एंगल बन रहा है दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, सो वी कैन से दैट ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, राइट। इसकी डेफिनेशन है, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं हम। if the angle between two line is equal to 90 degree, then these line are perpendicular to each other। अगर दोनों लाइन के बीच में जो एंगल है अगर वो 90 डिग्री का है, then we can say that these two lines are perpendicular to each other, right। अब आप इसको लिखोगे कैसे? जैसे दो लाइन है हमारी, एक है ए बी और दूसरी है सी डी, ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का साइन होता है पहले एक छोटी लाइन ड्रॉ करो और दूसरा उसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, इट मीन्स ये वाला जो साइन होता है उल्टा टी, कैसा उल्टा टी, तो वो जो होता है वो साइन किसका होता है? परपेंडिकुलर लाइंस का। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी लाइन सेगमेंट। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं लाइन सेगमेंट को। लाइन सेगमेंट क्या होता है? देखो यही होता है लाइन सेगमेंट। एट टर्मिनेटेड लाइन, एक लाइन जो टर्मिनेटेड है दोनों डायरेक्शन में। ठीक है, एट टर्मिनेटेड लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। इट हैज टू एंड पॉइंट्स, दैट इज ए एंड बी इन दिस केस, राइट। तो आप सिंपल सा इसको बोल सकते हो कि लाइन सेगमेंट क्या है? एक टर्मिनेटेड लाइन दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है हमारा? ये है रेडियस ऑफ ए सर्किल। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ, देखो रेडियस तो हमें पता ही है। अगर मान लो ये हमारा कोई सर्किल है, ये हमारा सॉरी एक पॉइंट है जिसको हमने क्या लिया? सेंटर लिया। उस सेंटर से हम क्या करेंगे? एक पर्टिकुलर डिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करेंगे। मान लो ये हमारा लाइन सेगमेंट है, ये हमारा लाइन सेगमेंट है ए एंड बी, और फिर हमने ये वाला सर्किल बनाया, राइट। थोड़ा अच्छा नहीं बना है बट आप लोग देख लेना, थोड़ा राउंड थोड़ा सुंदर सा बना लेना, राइट। तो अभी क्या है? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये जो सेंटर है इस सेंटर से इस सर्किल का जो सर्कमफेरेंस है ना, इस पे अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो, अगर इस सेंटर से उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या होगी? ये सभी इसकी रेडियस है। ये सभी क्या है? इसकी रेडियस है। ये सभी रेडियस, दे ऑल आर रेडियस ऑफ दिस सर्किल। इसीलिए इसकी डेफिनेशन क्या दी? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? सर्किल की रेडियस बोलेंगे, राइट। अब आता है फिफ्थ वाला, स्क्वायर। स्क्वायर आप सभी लोग जानते हो कि स्क्वायर क्या होता है। सभी साइड्स इक्वल होती हैं, इसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं और हर एक कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। यही तो होती है हमारी स्क्वायर की डेफिनेशन, यही होती है ना। यहाँ पे क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर मैं ऐसे कर दूं, क्योंकि ये तो 90 डिग्री का एंगल है नहीं, ये भी 90 डिग्री का नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या ये स्क्वायर है? नहीं। स्क्वायर के लिए दो चीजें जरूरी हैं, चारों साइड इक्वल होंगी और जो कॉर्नर पे जो एंगल बनेगा दैट शुड बी 90 डिग्री। डेफिनेशन क्या दी है देखो, ए स्क्वायर इज ए रेगुलर क्वाड्रेट्रियल विच मीन्स दैट इट हैज फोर इक्वल साइड्स एंड फोर राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, आप सभी को पता है राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। और इसमें फोर राइट एंगल, जैसे फर्स्ट ये हो गया, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ।
ठीक है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर। तो आई होप कि आप लोग अपनी टर्म्स में, अपने वर्ड्स में आप इनकी डेफिनेशन को, अगर आप लोगों को ये वाली डेफिनेशन पसंद नहीं आई है तो आप लोग अपनी टर्म्स में, अपनी वर्ड्स में इनको डिफाइन कर सकते हो, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, देखो, कंसिडर 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। अच्छा ठीक है, हमारे यहाँ पे 2 पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं और इन दोनों को हमें एक बार पढ़ना है और फिर देखते हैं कि और इसमें से इसने क्या पूछा है, राइट। ठीक है, देखो सबसे पहले इसने दिया है, ये 2 पोस्टुलेट्स दिए, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। पहला पोस्टुलेट दिया है, गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। ओके, कोई 2 अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं और वहां फिर बोला है देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी, और वहां पे एक थर्ड पॉइंट सी एग्जिस्ट करता है विच इज इन बिटवीन ए एंड बी, जो कि ए और बी के बीच में होगा, ठीक है। सेकंड पोस्टुलेट क्या है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, ठीक है, दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। ओके, ठीक है, 2 पोस्टुलेट हैं, हमने पढ़ लिया। आगे क्या बोला इसने, डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, क्या यहाँ पे कोई अनडिफाइंड टर्म है? यस, पहला क्वेश्चन ये है। आगे पढ़ते हैं, आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स, एक्सप्लेन, ठीक है। तो इसने यहाँ पे एक क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन पूछ लिए, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के अंदर इसने हमसे 4 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 उनका आंसर देते हैं। पहला क्वेश्चन इसने पूछा, डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म? यस, यस, देयर इज सम अनडिफाइंड टर्म्स, दोज आर पॉइंट्स। पॉइंट्स को यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है क्योंकि पॉइंट्स डिफाइन नहीं है, तो पॉइंट्स, लाइन और बिटवीन, ठीक है। तो ये सब देखो, अगर हम देखें ना, पॉइंट है वो भी हमारी जियोमेट्री वर्ड है, लाइन है वो भी हमारा जियोमेट्री वर्ड है, और जो बिटवीन है वो भी हमारा जियोमेट्री वर्ड है, राइट। तो ये तीनों ही जो टर्म है, ये तीनों ही क्या है, अनडिफाइंड टर्म है। अगर हम सिर्फ इन 2 पोस्टुलेट को देखें तो इन 2 पोस्टुलेट में हमें सिर्फ 3 टर्म दिखाई दे रही हैं जो अनडिफाइंड है, राइट। उसके बाद में इसने क्या पूछा है, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट? यस, they are not they are consistent because the 2 statements don't contradict each other, so they are consistent। देखो, हमें पहले पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंट क्या होते हैं। अगर दो स्टेटमेंट दिए हुए यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो एक दूसरे, तो नेक्स्ट है हमारा कि ये जो दोनों स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि आर दीज पोस्टुलेट्स कॉन्सिस्टेंट, तो यस, दे आर कॉन्सिस्टेंट। देखो यहाँ पे हमारे पास 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। दीज बोथ स्टेटमेंट आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग टू ईच अदर, सो दे आर कंसिस्टेंट, राइट। अगर ये एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते तो हम बोलते कि नहीं, ये जो 2 पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं दोनों कंसिस्टेंट नहीं है, बट ये दोनों अलग अलग है, राइट। तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, तो कंसिस्टेंटी के लिए इसका आंसर होगा यस। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है वो है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स, एक्सप्लेन। तो यस, यहाँ पे जो 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, ये जो है ये उसको फॉलो नहीं करता है, तो इसके लिए हमारा आंसर होगा नो। और जो दूसरा वाला जो पोस्टुलेट है, जो दूसरा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके लिए होगा यस। ये जो यूक्लिड ने जो पोस्टुलेट्स दिए थे उसको
सेकंड वाला स्टेटमेंट फॉलो करता है, फर्स्ट वाला नहीं करता। कैसे नहीं करता फर्स्ट वाला, उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है, एक बार देख लेते हैं। पहले इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, क्या है। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ओके, कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए हुए हैं, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट, वहां पे कोई थर्ड पॉइंट सी एग्जिस्ट करता है, विच इज इन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो देखो, बिटवीन पॉइंट एग्जिस्ट ऑन द लाइन ए बी, इन्होंने क्या बोला है कि अगर ए बी पॉइंट दिए हुए हैं, तो अगर ए बी पॉइंट एक लाइन है, ठीक है, तो बिटवीन पॉइंट एग्जिस्ट ऑन द लाइन ए बी डजंट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स। यूक्लिड पोस्टुलेट लेट यू ड्रॉ ए लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है। अगर यूक्लिड पोस्टुलेट क्या बोलते हैं कि अगर आपके पास 2 पॉइंट हैं, उन दोनों पॉइंट से जो एक लाइन पास होती है, यस, अगर कोई सेगमेंट है जो 2 पॉइंट पे आ रहा है, उसको आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो एक लाइन पे, राइट, एक्सटेंड ए लाइन एक्सेट्रा, बट दे डोंट गारंटी ऑन ऑर्डर प्रॉपर्टी। देखो, इन्होंने जो ऑर्डर दिया हुआ है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कहां पे है, राइट। तो एग्जिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट स्ट्रिक्टली बिटवीन ए एंड बी, और इन्होंने ये कहा है, इन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है कि जो सी है वो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो अगर ये जो पॉइंट है, ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला, इसकी वजह से ये इसको यूक्लिड के जो पोस्टुलेट्स हैं उनको फॉलो नहीं कर पा रहा है, बिकॉज इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, स्ट्रिक्ट कर दिया है उस चीज के लिए कि इन दोनों के बीच में जो है वो थर्ड पॉइंट होगा, लेकिन ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है ना, राइट। दैट्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डर एक्सियोमी, ओके। तो ये हमारा थोड़ा इसके लिए हमने बोला कि इसको कि नहीं, ये जो है हमारा जो यूक्लिड के जो पोस्टुलेट्स हैं उनको फॉलो नहीं करता है, क्योंकि इसमें जो थर्ड पॉइंट है उसके लिए उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि वो इन दोनों पॉइंट के बीच में, मिड में नहीं, इन दोनों के इन बिटवीन, इनके बीच में कहीं पे एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं है, ओके। तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना, तो ये सब तो हमारा जो पोस्टुलेट्स बताए हुए हैं यूक्लिड्स के, उसमें हमने ऐसा तो कोई डिफाइन नहीं किया है, राइट, ऐसा तो कोई डिफाइन नहीं किया है। यस, हमने जो यूक्लिड के जो पोस्टुलेट्स थे उनमें ये जरूर डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट है, अगर हमारे 2 पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट का अगर ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है ए बी, और अगर हम उसको दोनों साइड में एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड करके उसको लाइन बना सकते हैं, ये हमने यूक्लिड के जो पोस्टुलेट्स है उसमें डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पे तो ये बोल रहा है कि जो थर्ड पॉइंट है वो भी ए और बी के इन बिटवीन कहीं पे एग्जिस्ट करता है, तो वो हमने यूक्लिड के पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा नो। अब जो नेक्स्ट वाला है उसके लिए है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। यस, ये वाला है, ये थोड़ा हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ये देखो, इसका आंसर है हमारे पास यस। ये क्या है करता है, यूक्लिड के जो पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं उनको फॉलो कर रहा है। कैसे कर रहा है, हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। अगर हमारी कोई लाइन है तो से एक ही लाइन के अंदर तीनों पॉइंट एक साथ में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये है, देखो फिर मैंने क्या किया है कि यहाँ पे कुछ पोस्टुलेट्स बताए हैं जो हमने डिस्कस किए थे। जो यूक्लिड के पोस्टुलेट्स हैं उन 3 पोस्टुलेट को रिलेट यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। एक है, ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी पॉइंट, राइट, ठीक है। तो हम क्या, दूसरा क्या है, ए फाइनाइट स्ट्रेट लाइन कैन बी एक्सटेंडेड कंटिन्यूअसली इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट क्या था, ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, ठीक है। तो ये पोस्टुलेट्स थे जो यूक्लिड्स ने दिए थे। अब हमें क्या करना है, हमें तो ये वाला देखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो अगर हमारे पास एक कोई लाइन है, एक कोई सेगमेंट है हमारे पास जो 2 पॉइंट से पास हो रहा है, एक है ए और दूसरा है हमारा बी। फिर हमने क्या किया, फिर इसका थर्ड पोस्टुलेट बोलता है ए सर्किल कैन बी ड्रॉ विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। तो हमने क्या किया, इसको सेंटर लिया और इसको रेडियस लिया, राइट, इसको सेंटर लिया और इसको रेडियस लिया, और फिर हमने क्या किया, एक सर्किल ड्रॉ कर दिया।
थोड़ा सा सही नहीं बना है अब, राइट। ये हमारा सेंटर हो गया और ये हमारा रेडियस हो गया। ए भी हमारा ये हमारा सी हो गया, सी में सेंटर, और ये हमारा रेडियस हो गया। ठीक है, हो गया। ये हमारा थर्ड पोस्टुलेट से हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अब ये क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि जो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। जो तीसरा पॉइंट है, देखो 2 पॉइंट तो ये हैं, 2 पॉइंट तो ये हैं, तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है वो कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है, यहाँ पे कर सकता है, यहाँ पे, यहाँ, इसके जो कहीं पे भी वो एग्जिस्ट कर सकता है, राइट। तीसरा पॉइंट है वो कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो जस्ट इसको आगे एक्सटेंड करे, क्योंकि अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे, ये देखो बिल्कुल सेंटर में नहीं है इसका, ये सेंटर यहाँ पे कुछ आएगा, जस्ट मैंने रफली बनाया है इसको, राइट। आप इसको सेंटर लेके चलो और इसको रेडियस ले, मैंने रफली बनाया है, ठीक है। तो ये अगर हमारा सेंटर है तो यस, जो जो 3 पॉइंट्स है, अब 2 पॉइंट तो ये हो गए, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी, राइट। अब जो तीसरा कोई भी पॉइंट होगा वो कहां पे एग्जिस्ट करेगा, वो यहाँ पे जो सर्किल के ऊपर कोई भी पॉइंट है कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकता है, राइट। इसीलिए ये ठीक है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो ये क्या कर रहा है, जो हमारे 3 पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं, तीनों पोस्टुलेट को फॉलो करके हम बोल सकते हैं कि यस दे आर, दिस सेकंड स्टेटमेंट इज फॉलोइंग द एक्सोमी पोस्टुलेट्स, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है, इफ ए पॉइंट सी, इफ ए पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। देखो हमारे पास एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम, और वो लाइन ऐसे कुछ है, यहां पे है एक पॉइंट ए, दूसरा है पॉइंट बी। ए पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट्स सच दैट AC इज इक्वल टू BC, ओके। तो इसके बीच में कहीं पे एक C पॉइंट यहाँ पे हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और दिया हुआ क्या है कि जो C पॉइंट है उसकी कंडीशन ऐसे है कि AC इज इक्वल टू BC, ओके। देन प्रूव दैट AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर। फिगर तो हमने ड्रॉ कर लिया, हमारे पास 2 पॉइंट है ए बी, और इन बिटवीन कोई कोई थर्ड पॉइंट दिया हुआ है जो है सी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, AC इज इक्वल टू बी। अब एक काम करते हैं, AC को हम दोनों साइड में ऐड कर देते हैं, और वो तो कर सकते हैं, हमने इसके पोस्टुलेट्स में पढ़ा था हमने कि हम कोई भी चीज जो दोनों में, कोई भी इक्वल चीज हम दोनों साइड ऐड कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, AC जो है वो दोनों साइड में ऐड कर दिया, AC प्लस AC इज इक्वल टू BC प्लस AC। दोनों साइड में क्या ऐड कर दिया, AC ऐड कर दिया। AC प्लस AC क्या हो गया, 2AC हो गया, 2AC हो गया। और ये क्या है, ये है BC प्लस AC, राइट। अब अगर हम इसमें से देखते हैं, यहां पे देखो, यहां पे क्या है, यहां पे हम ऐसा मान सकते हैं कि AC एक लाइन सेगमेंट है, दूसरा लाइन सेगमेंट क्या है, CB, दूसरा हमारा लाइन सेगमेंट क्या है, CB, राइट। और हम एक देखें तो यहां से A से लेके B तक, AB जो है ये हमारा एक अलग लाइन सेगमेंट है। और अगर हम देखें कि ये जो 2 लाइन सेगमेंट है AC प्लस CB, इनको कोइंसाइड कर रहा है कौन, लाइन सेगमेंट A। अगर लाइंस देखो, मैंने ये लिया AC, ये क्या है मेरा AC, AC को अलग ड्रॉ किया, फिर CB को अलग ड्रॉ किया, राइट। ये हो गया मेरा CB। दूसरा लाइन सेगमेंट क्या है मेरा, AB, ये है मेरा AB, राइट। ये A है और ये B है, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। लेकिन अगर मैं AB को इसके ऊपर रखती हूं, राइट, तो ये क्या करेगा, इसकी पूरी लेंथ को कवर कर रहा है, पूरी लेंथ को कवर कर रहा है। इट मींस लाइन सेगमेंट AB और लाइन सेगमेंट AC प्लस BC दोनों क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूंगी तो ये ओवरलैप हो जाएगा, सभी डायमेंशन सेम रहेंगी,
तो ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि AC प्लस CB इज इक्वल्स टू AB, इज इक्वल्स टू AB। तो यहां पे हमारा क्या दिया हुआ है, AC प्लस CB, AC प्लस CB हमारा क्या हो जाएगा, 2AC इज इक्वल्स टू ये क्या हो गया AB, तो मैंने यहाँ पे इसको AB लिख दिया। अब हमें AC बराबर क्या करना है, AC बराबर हाफ को इधर लेके आ जाओ, हाफ ऑफ AB, यही तो हमें प्रूव करना है, यही तो हमें प्रूव करना है। AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB जो है वही तो हमें प्रूव करना है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो 5th पे चलते हैं। 5th में क्या बोल रहा है, देखो ये 5th भी जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 से ही कनेक्टेड है, तो उसी का आगे कुछ एक्सटेंशन पूछ रहा है। ये इसने पूछा इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। यस, वो हमने जो अभी जो ड्रॉ किया हुआ था, मैं एक बार दोबारा ड्रॉ कर लेती हूँ। उसमें क्या था कि अगर हमारा ये है A और ये है B और ये इसका मिड पॉइंट C, ठीक है। अभी हमने देखा कि AC इज इक्वल टू क्या था, AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये प्रूव किया था। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो C पॉइंट है ये क्या है, इन दोनों का मिड पॉइंट है, इन दोनों का मिड पॉइंट है, इस वाले से ये प्रूव होता है। तो ये क्या बोल रहा है, पॉइंट C इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ये बोल रहा है कि तो आप प्रूव करो कि हर कोई भी लाइन सेगमेंट है उसका सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा, ठीक है, ओके। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे 2 पॉइंट लेते हैं। मान लो इस लाइन सेगमेंट है हमारे पास AB और यहाँ पे हमने 2 पॉइंट, इनके बीच में 2 पॉइंट ले लिए, ठीक है। एक पॉइंट ले लिया P और दूसरा पॉइंट ले लिया Q, ओके। हम ऐसा मान रहे हैं कि P है वो भी इन दोनों का मिड पॉइंट है और Q है वो भी इन दोनों का मिड पॉइंट है। हम ऐसा एज्यूम करके हमने 2 पॉइंट को एज्यूम किया कि इन दोनों के बीच, इन दोनों पॉइंट के बीच में 2 पॉइंट है और वो दोनों ही क्या हैं, इनके मिड पॉइंट हैं, ओके। तो 2 अलग अलग चीजों से चलते हैं हम। देखो फर्स्ट वाला क्या आएगा, AP, AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर P मिड पॉइंट है तो AP बराबर क्या हो जाएगा, AP बराबर PB, AP बराबर PB हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी साइड में क्या हो जाएगा, अगर Q हमारा मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, AQ इज इक्वल्स टू QB, इज इक्वल्स टू QB, ठीक है। अब मैंने क्या किया, AP जो है वो दोनों, यहाँ पे जो AP है मैंने क्या किया, जो AP है मीन्स इतना जो डिस्टेंस है, ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों साइड में LHS एंड RHS, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों में मैंने क्या कर दिया, AP ऐड कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, मेरी AP प्लस AP इज इक्वल्स टू PB प्लस AP, ऐसा ही तो होगा। अब AP प्लस AP क्या हो गया, 2AP हो गया, 2AP हो गया। इधर क्या हो गया, PB प्लस AP, PB प्लस AP। अब PB प्लस AP हो गया, ठीक है। वही दूसरी साइड में इसके पैरेलल में इसके साथ क्या हो रहा है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैंने क्या किया, जो AQ है मैंने क्या किया, AQ दोनों साइड में ऐड कर देती हूँ, इक्वल क्वांटिटी दोनों साइड में ऐड कर सकती हूँ ना, तो मैंने AQ दोनों साइड में ऐड कर दिया। तो ये हो गया AQ प्लस AQ इज इक्वल्स टू QB प्लस AQ, राइट। इधर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2AQ इज इक्वल्स टू QB प्लस AQ, ओके। अब हमें ये तो पता है कि PB बराबर क्या है, PB प्लस AP, PB प्लस AP, इसको पूरा मिला के ये क्या है, AB है, पूरा मिला के क्या है, AB है, क्योंकि जो AB है
ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो कोइंसाइड करेगा किसके साथ, एपी प्लस पीबी के, राइट। तो इसके बराबर तो ए बी होगा, होगा, ये है 2AP, 2AP बराबर ए बी। इधर देखते हैं, इधर ये क्या है 2AQ, 2AQ इज इक्वल टू ये क्या है QB प्लस AQ, QB प्लस AQ। तो AQ प्लस QB किसके बराबर हो गया, AB के इक्वल, AB के इक्वल हो गया। तो इन दोनों की वैल्यू क्या है AB, क्योंकि वो इनके साथ कोइंसाइड करेगा, कोइंसाइड करेगा तो दोनों इक्वल होंगे, तो ये इसके इक्वल हो गई। अब ये देखो 2AP बराबर है AB के, 2AQ बराबर है AB के, तो क्या हो जाएगा 2AP इज इक्वल्स टू 2AQ। ये दोनों हो जाएंगे। अब अगर इनका डबल्स इक्वल है तो ये खुद भी इक्वल होंगे, तो ये क्या हो जाएगा AP बराबर AQ, AP बराबर AQ। तो यहां से क्या प्रूव हो रहा है, AP बराबर AQ, इट मीन्स P एंड Q बोथ आर द सेम पॉइंट। ये दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं है, ये दोनों क्या है सेम पॉइंट है, तभी तो AP बराबर AQ होगा, तभी तो AP बराबर AQ होगा। अगर ये दोनों अलग अलग पॉइंट होंगे तो कैसे बराबर होंगे ये। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया कि AP इज इक्वल टू AQ, इट मीन्स P और Q, P एंड Q बोथ आर द सेम पॉइंट, both are the same point, same point। वो अलग अलग पॉइंट नहीं है, वो दोनों क्या है सेम पॉइंट है, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, 6 पे। 6 में क्या करवा रहा है देखो, ये 6 में इसने क्या किया है, इन फिगर 5.10, सॉरी क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6 है, ठीक है। अच्छा ओके, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, जो क्वेश्चन है हमारा ये है, ठीक है। इन फिगर 5.10 इफ AC इज इक्वल टू, देखो ये वाला फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है AD, लाइन सेगमेंट दिया हुआ है AD, और इसमें के बीच में 2 पॉइंट दिए हैं, एक पॉइंट यहाँ पे दिया है B और दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया है C, ठीक है। इफ AC इज इक्वल टू BD, AC मीन्स ये वाला और BD मीन्स ये वाला। अच्छा इन्होंने दिया हुआ है AC इज इक्वल टू BD, ठीक है। देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। तो ये बोल रहा है कि प्रूव करो कि AB इज इक्वल टू क्या होगा CD होगा, ठीक है। हम प्रूव करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो AC बराबर क्या है BD, AC, तो सबसे पहले AC को हम देख लेते हैं, AC क्या है। AC भी हमारे दो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। AC किस किस से, AB प्लस BC, यहां पे लिख लेते हैं AB प्लस BC, राइट, इज इक्वल टू, और ये BD किससे बना हुआ है, ये है BD सेगमेंट, ये किससे बना हुआ है BC प्लस CD, ये बना हुआ है BC प्लस CD, ठीक है। अब क्या है देखो, अब हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन है, ये वाला है, इसमें दो साइड हैं, LHS साइड और RHS साइड। हम क्या करेंगे, दोनों ही साइड से सेम क्वांटिटी हम माइनस कर सकते हैं, राइट। तो हमने क्या किया, दोनों साइड से BC माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा देखो AB प्लस BC माइनस BC इज इक्वल टू BC प्लस CD माइनस BC। मैंने दोनों ही साइड से BC माइनस कर दिया। जब BC माइनस कर दिया तो इस BC से ये BC कैंसिल हो जाएगा, इस BC से ये BC कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा AB बराबर BC, AB बराबर AB बराबर BC से कैंसिल हो गया, AB बराबर CD। क्या आ गया, AB इज इक्वल्स टू CD, ठीक है। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था, तो हो गया हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। सेवंथ में क्या बोल रहा है, y इज
एक्सियोमी 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियोमी, ठीक है, कंसिडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, जो फिफ्थ वाला जो एक्सियोमी था वो, उसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों बोलते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं, इट मीन्स कि हम उसको जरूरी नहीं है कि वैसे तो जो भी एक्सियोमीज जो हैं हमारे पास, उसको हम क्या कर सकते हैं, वो सभी यूनिवर्सल ट्रूथ ही हैं, वो सभी यूनिवर्सल ट्रूथ हैं और वो एक स्पेसिफिक ब्रांच के लिए उसमें लिमिटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ हम जियोमेट्री में यूज कर सकते हैं। ये जो एक्सियोम्स हैं इनको हम क्या कर सकते हैं कि मैथ्स की मैथ आउट ऑफ मैथ्स भी हम कहीं पे भी इसको यूज में ले सकते हैं, राइट, वहां पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो लेकिन इसने हमें सिर्फ फिफ्थ के लिए बोला है। वाई इज एक्सियोमी फिफ्थ इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियोम्स considered a universal truth? Note that the question is not about the fifth postulate. Okay, अभी हमारा क्या है कि जो फिफ्थ एक्सियोमी है वो क्या है, वो है हमारा द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, और ये सभी जानते हैं, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो होल है वो हमेशा ही ग्रेटर होगा उसके पार्ट से। उसके लिए इसको हमने अच्छे से समझा भी था, फिर भी हम एक दूसरे उससे समझते हैं। मान लो आपका एक सर्किल है, यस, मान लो आपका एक सर्किल, आपने एक सर्किल लिया है, सर्किल अच्छे से बना नहीं, ट्राई करती हूँ अच्छा सर्किल बनाने की, राइट। आई होप अभी ठीक है। मान लो आपका ये सर्किल है, इसको आप क्या बोलोगे, इसको होल बोलोगे, ये होल सर्किल है, राइट। अब आप क्या करोगे, इसका एक पार्ट लेना है मुझे, इसका मैं क्या करती हूँ, एक छोटा सा पार्ट कट कर लेती हूँ। ये वाला जो पार्ट है ये मैंने कट कर दिया। कट कर लिया, ऐसा नहीं है कि इसमें से पूरे में से कट किया है, ये है, लेकिन इसके पार्ट को मैं, इस वाले पार्ट को यहां पे ड्रॉ कर रही हूं। ठीक है, तो ये तो होल हो गया, और ये क्या है, ये इसका पार्ट है, राइट, ये पार्ट है। तो आप बताओ कि जो होल है वो तो इस पार्ट से तो हमेशा ही क्या होगा, ग्रेटर देन होगा कि नहीं होगा, राइट। इसीलिए है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, राइट। तो ये वाला जो ट्रूथ है ये अपने आप यूनिवर्सल ट्रूथ बन गया, क्योंकि इससे जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ मैथ्स में ही लगाओगे, आप किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में ये वाला जो एक्सियोमी है उसको आप लगा सकते हो, क्योंकि ये हर चीज के लिए ट्रू होगा कि उसका जो होल है वो उसके पार्ट से हमेशा ग्रेटर होगा। ये आप किसी भी फील्ड के लिए लगा सकते हो, इसीलिए इसको बोला है कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो जस्ट आप कोई भी एक एग्जांपल देके बता सकते हो, इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो इसको, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, यस। तो ये थे हमारी जो एक्सरसाइज है, उसमें सिर्फ हमारे 7 क्वेश्चंस थे। अब हम समरी पे चलते हैं। समरी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, ज्यादा नहीं, 4-5 मिनट की होगी, कि इस वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, एक बार थोड़ा मोटा मोटा देख लेते हैं, ठीक है। डीप में नहीं जाएंगे, डीप में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे तो बस हल्का हल्का एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, यूक्लिड्स डिफाइन। यूक्लिड्स ने किस किस को डिफाइन किया, इसने डिफाइन किया पॉइंट को, लाइन को और प्लेन को। प्लेन भी बोला है या फिर इसको सरफेस भी बोला है इसने, सरफेस, है ना। इन तीनों को इसने डिफाइन किया। द डेफिनेशंस आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द मैथमेटिशियंस। यूक्लिड ने तो क्या था, यूक्लिड ने तो इन तीनों की डेफिनेशन दी थी, लेकिन जो मैथमेटिशियन है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसीलिए ये जो तीनों के तीनों टर्म है अभी भी इनको क्या दिखा है, अनडिफाइंड माना जाता है। अभी भी इन तीनों टर्म को क्या माना जाता है, अनडिफाइंड टर्म माना जाता है, राइट। सेकंड है जो एक्सियोम्स और जो पोस्टुलेट्स आर द अजम्पशंस। ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही अजम्पशंस हैं, विच आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ। जो दोनों ही क्या हैं, ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ है, दे आर नॉट प्रूव्ड। उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है,
उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, दे आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ है, राइट, प्रूव की जरूरत नहीं है उनको। थर्ड आता है कि दोनों ही एक्सियोमी और पोस्टुलेट दोनों ही क्या है, दोनों ही ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ है। थर्ड वाला है थ्योरम्स, थ्योरम्स आर स्टेटमेंट्स विच आर प्रूव्ड। देखो एक तो होते हैं एक्सियोमी, एक होते हैं पोस्टुलेट्स और एक होते हैं थ्योरम्स। तो एक्सियोमी और पोस्टुलेट जो होते हैं वो दोनों ही ऐसे होते हैं कि उनको प्रूव करने की हमें जरूरत नहीं होती, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो एक्सियोमी हैं वो हर एक फील्ड में अप्लाई हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ ज्योमेट्री के लिए वैलिड हैं और बाकी किसी के लिए नहीं। नहीं, एक्सियोमीज जो भी हैं वो हर फील्ड में, किसी भी फील्ड में आप उसको अप्लाई कर सकते हो। जो पोस्टुलेट हैं उनकी जो ब्रांच है वो लिमिटेड है, ये सिर्फ ज्योमेट्री के लिए। यहाँ पे जो मैंने 5 पोस्टुलेट डिस्कस किए थे वो पांचों के पांचों क्या होंगे, सिर्फ ज्योमेट्री के लिए पे ही अलाउड हैं, ठीक है, उसी पे काम करेंगे। दूसरा आता है थ्योरम्स। थ्योरम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्टेटमेंट होते हैं विच आर प्रूव्ड। वो एक स्टेटमेंट होते हैं और वो प्रूव किए हुए हैं, वो ऐसा नहीं है, वो अनप्रूव्ड नहीं है, वो प्रूव्ड है, ठीक है, उनको हमने प्रूव किया है यूजिंग द डेफिनेशन, एक्सियोम्स, प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट्स एंड डिडक्टिव रीजनिंग्स, ठीक है। तो जो थ्योरम्स हैं उनको हमने क्या किया, जो डेफिनेशंस हैं, जो एक्सियोम्स हैं, जो पोस्टुलेट्स हैं, उनको यूज करके हमने उसको प्रूव किया है और वो एक स्टेटमेंट है। तो ये इन तीनों के अंदर डिफरेंस होता है, अगर कभी आपसे डिफरेंस के बारे में भी पूछ लिया जाए तो। फिर जो इसके जो एक्सियोम्स थे कितने पढ़े थे हमने, हमने 7 पढ़े थे, सातों को एक बार एक साथ डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। सेकंड है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल्स, ठीक है। थर्ड है इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमाइंडर आर इक्वल्स। एंड फोर्थ है थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। जब दो चीजें कोइंसाइड करती हैं, ठीक है, जब दो चीजें कोइंसाइड करती हैं तो वो क्या होंगी, वो उनका फिर साइज, शेप, हर चीज उनकी इक्वल हो जाती है, राइट, आर इक्वल टू वन अनदर। सेकंड है, नहीं, फिफ्थ है हमारा द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, जो कि हमने देखा है। सिक्स है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर किसी का डबल सेम है, अगर डबल सेम है तो वो जो सिंगल है वो भी तो सेम होगा। दूसरा ये है थिंग्स विच आर हाफ्स, जो चीजें हाफ में बराबर हैं तो अगर हम उनका पूरा करेंगे, हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। अगर मान लो एक पेंसिल के बराबर है, ठीक है, तो आधी पेंसिल भी तो आधी पेंसिल के बराबर होगी और दो पेंसिल भी दो पेंसिल के बराबर होंगी। यही तो इन दोनों एक्सियोम्स में बताया गया है कि अगर उनका डबल है, अगर वो सेम हुआ तो वो दोनों चीजें इक्वल हैं, अगर उनका हाफ है वो सेम है तो वो दोनों चीजें क्या होंगी, सेम होंगी। यस, तो ये थे हमारे 7 एक्सियोम्स जो हमने डिस्कस कर लिए हैं और आपको याद रखने हैं। अभी आते हैं यूक्लिड के पोस्टुलेट्स। 5 पोस्टुलेट हमने पढ़े थे और वो हैं, फर्स्ट है ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का क्या होगा, कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, ठीक है। सेकंड था इसका ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। यस, टर्मिनेटेड लाइन से हम एक लाइन इंडेफिनेट लाइन प्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्ड वाला है ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, वो भी हमने देखा है, काफी बार यूज में भी लिया है। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। और फिफ्थ है हमारा इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारा ये वाला पोस्टुलेट, इसको आप याद कर लेना। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट, देखो अगर हमारी दो लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन नहीं है, कोई ऐसी रैंडम लाइंस है, राइट, और उन दोनों लाइन को थर्ड लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है और फिर इनका जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, अगर इन दोनों एंगल का जो एडिशन है
अगर वो एडिशन अगर लेस देन 180 डिग्री है, इट मीन्स ये दोनों लाइनें आगे जाके इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट होने वाली हैं। वही तो ये बता रहा है, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू लाइन्स, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू लाइन्स and sum of the interior angle is less than 180 degree, the line meets on that side। तो ये लाइन है वो इस साइड में मिलेंगी, जहां पे जो जिस साइड में इंटीरियर एंगल लेस देन 180 डिग्री है, ये दोनों लाइन उसी डायरेक्शन में मिलेंगी, उसी साइड में मिलेंगी, राइट। तो ये इन बिटवीन यहाँ पे कहीं पे जाके मिलने वाली हैं ये दोनों लाइनें। ओके, तो ये 5 पोस्टुलेट्स हमने पढ़े थे। अब ये था हमारा चैप्टर फिफ्थ हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है विद ऑल एग्जाम्पल, ऑल एक्सरसाइज, राइट, जिसमें सभी क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं और थ्योरी भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है। तो आई होप हमने अच्छे से कवर कर लिया है। और आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।